हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स वचन। जैसे कि हम A to Z सीरीज में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आज हम फर्दर क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सूटेबल टर्म फॉर द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इज स्लोइंग डाउन बट वेजेस एंड प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज। बोलने का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि चीज़ों के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं बट वहीं पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहली बात यहाँ पे एक वर्ड आया है दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होंगी जिसमें आपका मनी इन्वॉल्व हो। तो वो सारी एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, उन एक्टिविटीज को हम डिफाइन करते हैं एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल, मैं मंदिर दर्शन करने गई हूँ भगवान के, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। पर मान लो मंदिर किसी ट्रस्ट के अंदर आता है और वहाँ दान पात्र है और उसमें मैंने पैसे चढ़ा दिए, तो यहाँ पैसा इन्वॉल्व हो गया। तो जहाँ पे भी पैसे की बात की जाए या पैसा इन्वॉल्व हो जाए, वो सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि मनी का जो अर्निंग सोर्स है वो तो कम है, बट वहीं पे जो वेजेस है और प्राइसेस है वो डे बाय डे राइज कर रहे हैं। तो क्या चीज़ होगी वो हम डिफाइन कर रहे हैं। देखो, इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें ना, इन्फ्लेशन जो चीज़ होती है वो सिंपल अक्षरों में महंगाई को कहती है। और महंगाई भी कैसी है, याद रखना, महंगाई हमेशा एक ही केस में होती है जब डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम होती है। एक एक करके हम एग्जाम्पल से समझते हैं हम क्या डिफाइन कर रहे हैं। मान लो मैं शॉपकीपर हूँ, मेरी शॉप है और मेरी जो शॉप है ना वो बुक शॉप है। साथ में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ एक फेमस टीचर है जो कि पूरे के पूरे चंडीगढ़ में बड़े फेमस है। उन्होंने कहा, देखो आपको मैं एक बच्चों में आपको एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ, और जो मैं बुक सजेस्ट कर रही हूँ अगर तुमने ये पढ़ ली ना, बड़े से बड़े पेपर में तुम्हारे को क्वेश्चन आएंगे और तुम कभी फेल नहीं होंगे। तो बच्चे खरीदेंगे ना। तो टीचर ने रिकमेंड किया तो 100 बच्चे आ गए मेरी दुकान के बाहर और मुझे कहा कि मुझे ना पर्टिकुलर उस पब्लिकेशन की बुक चाहिए। और मैं अपनी दुकान में देख रही हूँ मेरे पास जो बुक का स्टॉक है वो 10 बुक है। तो यहाँ पे जो है एक बुक की कीमत कितनी है मेरी, 250 रुपये। और यहाँ मैंने क्या देखा, डिमांड कैसी है, ज़्यादा, क्योंकि 100 बच्चों को चाहिए। बट वहीं पे सप्लाई की बात करूँ तो सप्लाई कितनी है, 10। तो जब भी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, उसी केस में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई होती है। अब वो कैसे, यहाँ पे एक बुक की कीमत 250 रुपये है, मैंने देखा मेरे पास 10 बुक है और बच्चे कितने हैं, 100। मैं क्या करूँगी, इस 10 में से जो ये बुक है, एक बुक है जो कि आपका 250 रुपये है, इनको बेचूंगी 400 रुपये में। क्योंकि मैंने ये सोचा अगर मैं जो है इस बुक को 250 की जगह 400 बेचूँ, कम से कम 100 में से 10 बच्चे तो ऐसे भी होंगे ना जो इसको 400 में भी खरीदेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब भी आपकी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, उस केस में ही महंगाई होती है। ये बात हमने पहले इससे समझा। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस में जो है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन समझा रहे, डिफ्लेशन। देखो, चीज़ें सस्ती हो जाए, यहाँ तो हम कह रहे हैं प्राइस राइज हो जाए, डिफ्लेशन तो इसका आंसर ही नहीं हो सकता। स्क्यूफ्लेशन, जब एक ही चीज़ के दाम बढ़ते हैं। अब ये स्टैगफ्लेशन क्या चीज़ होती है, स्टैगफ्लेशन का मतलब है इकोनॉमी कैसी हो जाए, स्टैग्नेंट हो जाए, एक पॉइंट पे आके रुक जाए, और साथ के साथ आपकी जो है महंगाई भी चलती रहे, दैट इज इन्फ्लेशन, वो भी चल रही है। और स्टैग्नेंट इकोनॉमी एक ही केस में होती है, दैट इज बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उसी केस में इकोनॉमी कैसी हो जाएगी, स्टैग्नेंट। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोविड के टाइम की बात करें तो कोविड में देखो मूवमेंट चेक हो गया, जनता घर से बाहर मूव नहीं कर पा रही थी, और सेम फेस पे हमें घर में ब्लेड्स की ज़रूरत नहीं थी। तो हुआ क्या, जनता को ब्लेड्स की डिमांड नहीं थी, इसीलिए ब्लेड्स बिक नहीं रही थी। बिक नहीं रही थी तो प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका था, वो भी नहीं सेल आउट हो रही थी। तो हुआ क्या, आपकी जो है बड़ी बड़ी कंपनी के पास तो आपकी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं था, इसीलिए वो फैक्ट्रीज में ताला लग गया, लॉक लग गया। अगर फैक्ट्रीज में ताला लग गया तो इसका मतलब कितने सारे लोग बेरोजगार हुए। अगर वो बेरोजगार हुए तो कैसे हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, और साथ के साथ मार्केट में महंगाई बहुत चल रही थी। पहले मास्क 5 रुपये में आता था, कोविड में 20 रुपये का हो गया। तो जब भी आपकी बेरोजगारी और महंगाई दोनों एक दूसरे के बराबर कंटेम्प्रेरी चलती है, उसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी हो जाए, स्लो,
स्लो मतलब स्टैग्नेंट होगी, बट यहाँ पे वेजेस जो है वो कैसे है और प्राइसेस कैसे कॉन्टिन्यूसली राइज कर रहे हैं, तो आंसर विल बी स्टैगफ्लेशन, जहाँ पे आपकी इकोनॉमी स्टेगनेंट हो जाए यानी कि फॉल देखने को मिले और साथ के साथ चीज़ों के दाम डे बाय डे बढ़ते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। ये कह रहे हैं यूनियन बजट को प्रेजेंट करने वाले सबसे ज़्यादा बार किसने प्रेजेंट करा है, उन आपको जो है यूनियन मिनिस्टर का नाम बताना है। पी चिदम्बरम, षणमुखम शेट्टी, प्रणब मुखर्जी या मोरारजी देसाई। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वो पर्सन है जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में 10 टाइम्स जो है बजट को अनाउंस करा है, बीइंग एन यूनियन मिनिस्टर। तो ये आपको जरूर आना चाहिए, इसका आंसर विल बी डी। नेक्स्ट आओ थर्ड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट इंटरिम बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो देखो हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारे लिए शान की बात है ना, और साथ में हमें देश का मुख भी तो देखना है कि जनता को क्या क्या बेनिफिट हमें देने हैं। तो शान की बात है, मुख देखना है, दैट इज षणमुखम शेट्टी। तो षणमुखम शेट्टी वो पर्सन होंगे जिन्होंने जो है फर्स्ट बजट इंटरिम बजट जो है प्रेजेंट करा था, किसके लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। कब करा था, 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी, इससे पहले आपको मैं ये बताऊंगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और इस पॉलिसी को बनाने का रीजन क्या था। तो देखो 2016 का वक्त था जब बहुत सारे बैंक बैंकरप्ट हो गए थे, डूब चुके थे। उन सब चीज़ों को आपका जो है ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे जो एक डिसीजन लिया गया कि हम जो है बनाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो भी रेगुलेशन है वो कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब होता है, आरबीआई यहाँ पे सर्टेन सेट ऑफ रेगुलेशन बनाएंगे जिसकी वजह से जो है मनी के सप्लाई को मार्केट में मेंटेन किया जाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है मार्केट में पैसे के फ्लो को मेंटेन करना। तो देखो पहले ऑप्शन में लिखा है द प्रोसेस बाय विच पार्लियामेंट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई। ये मैंने अभी आपको बता दिया, ये आंसर नहीं हो सकता, पार्लियामेंट नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोसेस बाय विच सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी। बराबर सही आंसर है। रीजन बीइंग सेंट्रल बैंक इंडिया का कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और मॉनेटरी अथॉरिटी भी कौन है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं सप्लाई ऑफ मनी को। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी इन इंडिया। यहाँ पे पूछ रहे जो मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में बनाई जाती है उसका सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि मेन अथॉरिटी कौन है। अभी हमने पढ़ा दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एम्पावर्ड टू कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट। देखो जब भी बैंक को पैसा चाहिए, बैंक की क्रेडिट एक्टिविटीज है, इसे कितना बढ़ाना है कितना कम करना है, अगर एक्सपेंशन चाहता है कोई भी अपनी बैंक क्रेडिट एक्टिविटीज में, तो याद रखना अगर पॉलिसी आरबीआई बनाता है, सेंट्रल अथॉरिटी आरबीआई है, तो किसी भी बैंक की फाइनेंशियल अगर क्रेडिट को एक्सपैंड करना है, ये भी पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहेगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ एक इंडिकेटर्स होते हैं। इन्फ्लेशन, तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी से हम महंगाई को लिमिट करने की कोशिश करते, कैसे, मान लो ये एसबीआई है, ये दूसरा बैंक है दैट इज एचडीएफसी बैंक। अगर आप चाहते हो लोन लेना, तो लोन लेना, वैसे लोन तो मुझे दोनों बैंक देंगे, बट याद रखना एसबीआई से लोन लेने में मुझे टाइम लगेगा, बड़ी सारी प्रोसेसिंग होगी। एचडीएफसी तो कहेगा आपको बैंक आने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन एक फॉर्म भर दो तुरंत आपको लोन मिल जाएगा। तो अब देखो होगा क्या, एसबीआई जब मुझे लोन देगा तो ये मुझे 4% के इंटरेस्ट पे देगा। अगर मैंने 100 रुपये लोन दिया है, अगर यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है वापस एसबीआई को 4% के इंटरेस्ट पे, यानी कि मुझे वापस 104 रुपये करना पड़ेगा किसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। वहीं एचडीएफसी कहेगा बैंक आने की भी जरूरत नहीं है, भाग दौड़ करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भर दो। बट याद रखना कहते हैं जब आप इंटरेस्ट दो ना तो 8% के इंटरेस्ट पे होगा। यानी कि अगर मैंने 100 रुपीज़ का लोन लिया है एचडीएफसी से, तो 8% के इंटरेस्ट पे मुझे जब वापस करना है एचडीएफसी को तो मुझे 108 रुपीज़ करना होगा। तो यहाँ पे देखो आरबीआई ने किया क्या,
पब्लिक सेक्टर बैंक, जितने भी गवर्नमेंट बैंक है, उनके लिए देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा रखा गया है, कम रखा गया है। इसीलिए इस मैथडोलॉजी से ये क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को लिमिट कर रहे हैं। यहाँ से पहली बात समझ आई। नेक्स्ट आओ जीडीपी। देखो देश में हम जीडीपी क्या होता है, टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज का। मान लो हमारे देश में गेहूं की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई, तो फार्मर क्या करेंगे, अब हार्वेस्ट करेंगे। देखो बैसाखी चल रही है तो ऑटोमेटिकली हार्वेस्टिंग सीजन आ गया, तो हार्वेस्ट करेंगे, कटाई करेंगे उसकी। तो फार्मर ने सारा अपने लिए नहीं रखना है, कुछ अपने लिए रखेंगे, बाकी सब सोल्ड आउट कर देंगे। कहाँ पे, आपके कुछ प्राइवेट फर्म्स के पास चला जाएगा, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। प्राइवेट इंडस्ट्री क्या करेगी, उसको अच्छे से पीसेगी, छानेगी, आटा बनाएगी, फिर फर्दर वो भी बेचेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, बफर स्टॉक मेंटेन करेगी, इतना स्टॉक मेंटेन करेगी कि अपनी जनता को पूरा साल राशन डिपो में राशन भेजेगी, और उसके बाहर जो भी बचेगा उसको फर्दर वो जो है बाहर बेच देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। तो हुआ क्या, एक फसल गेहूं को लगाने के बाद आपने जो है क्या क्या सेल किया, तो ये गेहूं की फसल को बेचने के बाद मेरे देश के हाथ में कितना पैसा आया, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस तरह की कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश के अंदर बनती है, इन सब को सेल करने के बाद टोटल पैसा कितना कमाते हो, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पैसा मैनेज करना काम किसका है, आपका बैंक्स का है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, देखो मैंने कहा था ना बैंक को डूबने से बचाना है, तो यहाँ देखो आरबीआई क्या कहेगा। देखो आरबीआई कहेगा जो भी तुम्हारे पास कैश है ना, इस कैश में से तुमने कुछ एक परसेंट डिपॉजिट के तौर पे रखना है, किसके पास, आरबीआई के पास। अगर कल दिन तुम डूब भी जाओगे ना, तो तुम्हारे पास तुम्हारा ही पैसा होगा तुम्हारे कस्टमर के साथ डील करने के लिए। तो जब भी कोई बैंक एज अ सिक्योरिटी कुछ अमाउंट ऑफ कैश जो है रख दे रिजर्व के तौर पे, किसके पास, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, उसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में ये तीनों चीज़ों को जो है मेजर किया जाता है, और ये सारे इंडिकेटर है मॉनेटरी पॉलिसी के। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय रेपो रेट। ये रेपो रेट क्या चीज़ होती है। मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई को डेली अपने कस्टमर के साथ डील करने के लिए 5 लाख रुपीस चाहिए, बट आज जो है एसबीआई के पास 3 लाख रुपए हैं ओनली। तो क्या ये अपने कस्टमर से इजीली डील पर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग, स्मूथली अगर अपने कस्टमर से डील करना है तो कम से कम इनके पास 5 लाख होना चाहिए, और इनके पास 2 लाख शॉर्ट है। तो ये क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए 2 लाख रुपए का लोन ले लेंगे, किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो वो रेट, जिस रेट पे आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है आपके किसको, अदर बैंक्स को, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। तो ऑप्शन क्या जाएगा, रेट एट विच आरबीआई लेंड कमर्शियल बैंक्स इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रेट एट विच कमर्शियल बैंक लैंड टू द क्लाइंट्स। देखो क्लाइंट्स को देने वाली तो बात ही नहीं आई, हमने कहा आरबीआई देता है अदर बैंक्स को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वो रेट जिसमें आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को पैसा देता है इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन इंक्रीज इन रेपो रेट कैन। जब भी आपके रेपो रेट में इंक्रीज होगा तो वो किस चीज को लीड करेगा, क्या वो जो है इंक्रीज करेगा कॉस्ट ऑफ बोरोविंग एंड लैंडिंग ऑफ द बैंक, या डिक्रीज कर देगा कॉस्ट ऑफ लैंडिंग, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो देखो जब भी रेपो रेट में इंक्रीज होगा, तो मैंने कहा आरबीआई ने जो है एसबीआई को पैसा दिया, क्योंकि एसबीआई को पैसा चाहिए था। मान लो एसबीआई को 100 रुपीज़ एज एन एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, 100 रुपये चाहिए था, तो आरबीआई ने जो है एसबीआई को 100 रुपये दिया। पर ये कहा तुम जब मुझे पैसा वापस करो ना, तो याद रखना 100 तो वापस नहीं करोगे, आप कुछ रेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे लिवाई किया जाएगा। तो वो रेट को हम क्या कह रहे हैं, रेपो रेट। अब जब ये वापस करेंगे तो कितने रुपीस करेंगे, 104, तो कितने रुपीस एक्स्ट्रा है, 4 रुपये। तो याद रखना ये 4 रुपये क्या है, आपका रेपो रेट है, यानी कि वो रेट है जिस पे आपको लोन दिया गया था। तो याद रखना ये जो 4 रुपये यानी कि 4% है, ये क्या है, लैंडिंग रेट है, आपको पैसा किस रेट पे उधार दिया गया है। तो याद रखना जब भी आपका रेपो रेट में इंक्रीज होगा, आज 4% है, कल को 6% हो जाएगा, तो दिखती बात है जो पैसा आपने वापस करना है, जो पैसा आपने बोरो किया वो भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा ना। तो आंसर हो जाएगा इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोविंग एंड लैंडिंग ऑफ द बैंक्स।
नेक्स्ट है व्हाट इज सीआरआर। तो मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे बड़े सारे बैंक ना डूब चुके थे 2016 में, क्योंकि आपको पता है ना विजय माल्या एंड ऑल, नीरव मोदी, ये लोग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है आपके बैंक से लेकर गए और इन्होंने जो है एज ए लोन और उन्होंने रिटर्न नहीं किया, एनपीए बन गया। तो बैंक के पास तो जनता का पैसा था ना, और वो जनता का पैसा जो है उन्होंने इस ट्रस्ट पे दिया था कि ये रिटर्न जब करेंगे तो हमें विद इंटरेस्ट रिटर्न करेंगे। हुआ क्या, उन्होंने पैसा तो वापस किया नहीं, इंटरेस्ट तो दूर की बात है, उन्होंने तो पैसा भी नहीं दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, बैंक तो डूब गया ना। तो बैंक डूब गया तो यहाँ पे जो है इनिशिएट किया गया कि हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का यूज़ करेंगे। उसमें हमें क्या समझ आया कि यहाँ पे जो है आरबीआई ने कहा कि आपको जो है कुछ एक कैश डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे आरबीआई के पास रखना है, ताकि कल दिन आप अपने ही पैसे का यूटिलाइजेशन कर पाओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट दैट दे कीप विद आरबीआई as gold deposit only, yeah, it is deposit made by banks with RBI in form of reserve of balances, both A and B and none of these। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा इट विल बी बी। ये जो है डिपॉजिट है जो बैंक्स जो है रखते हैं आरबीआई के पास इन फॉर्म ऑफ रिजर्व ऑफ बैलेंसेस। रिजर्व ऑफ बैलेंसेस में आपका गोल्ड भी आ जाता है, आपकी सिक्योरिटीज भी आ जाती हैं, सिक्योरिटीज के अलावा आपका लिक्विड कैश भी आ जाता है, क्योंकि देखो ये सारी चीजें वो है ना जिसके दाम कभी गिरने नहीं वाले। अब देखो कैसे आपका जो है गोल्ड सिक्योरिटीज एंड लिक्विड कैश, जब भी आप ये सब रखते हो इसे एसएलआर दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। यहाँ कहा रिजर्व ऑफ बैलेंसेस, रिजर्व ऑफ बैलेंस का मतलब है कैश। तो याद रखना रिजर्व ऑफ बैलेंस, बैलेंस में क्या होगा आपके पास, और रिजर्व किस चीज का होगा, बैंक के पास कैश का होगा। तो जब भी कैश रखा जाएगा उसे सीआरआर कहेंगे, जब भी गोल्ड सिक्योरिटी लिक्विड कैश रखा जाएगा उसे एसएलआर दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहा जाएगा। थैंक यू।